तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास पढ़ा था, तो मराठा अंडर पेशवा हम लोगों ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक पढ़ा था। तो जैसे मराठा अंडर पेशवा में हम लोगों ने पहला पेशवा देखा था बालाजी विश्वनाथ। ऐसा नहीं है कि बालाजी विश्वनाथ के पहले कोई और पेशवा नहीं हुआ था, क्योंकि आपने जब देखा शिवाजी ने अपना कैबिनेट बनाया था तो उसमें जो राजा के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी वो पेशवा की थी। अष्टप्रधान में अष्टप्रधान जो थे उसमें सबसे बड़ी पोस्ट तो पेशवा की ही थी, हमने वो देखा था। लेकिन यहाँ से हम लोग बालाजी विश्वनाथ से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि पेशवाशिप इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि जो छत्रपति यानी किंग थे उनकी पोजीशनिंग पेशवा के सामने क्या हो गई, थोड़ी सी एक तरह से कहिए और सिर्फ नॉमिनेटेड नाम के रह गए। क्या रह गए? नॉमिनेटेड नाम के। अब सारी एक्चुअल पावर किसके हाथ में आ गई थी? पेशवा के। इस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि मराठा अंडर पेशवा, जिसमें वो सबसे पहले पेशवा जो इतने प्रोमिनेंट हुए कि उन्होंने अपने आप को छत्रपति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया, वो थे बालाजी विश्वनाथ। दूसरे हुए जो इन्हीं के बेटे बाजी राव। तो अब क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा कि बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा पोस्ट क्या हो गई? हेडिट्री हो गई। इन्होंने हेडिट्री यानी कि वंशानुगत बना दिया, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह से इन्होंने कर दिया। ठीक है। तो बाजीराव फर्स्ट का टाइम पीरियड 1720 से लेकर 1740 तक, ये टाइम पीरियड है। तीसरे इसके बाद आए बाजीराव के बाद तीसरे जो आते हैं वो आते हैं बालाजी बाजीराव, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1740 से लेकर 1761 तक। इन्हीं को क्या नाना साहेब कहा जाता था, इन्हीं को नाना साहेब। इन्होंने क्या किया? मराठास को बहुत हाई जेनिथ तक तो पहुंचाया, लेकिन इन्हीं के टाइम पर क्या हो गया? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन हमें यह भी पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। जब तक ये अपनी सेना लेकर मदद लेकर सदाशिवराव भाऊ, कौन लड़ रहे थे मराठों तरफ से? मेन कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। उन्हीं की लीडरशिप में मराठे लड़ रहे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। उधर से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। उधर से कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। तो हमने वो देखा कि इस बैटल में मराठा की हार होती है और सदाशिवराव भाऊ की भी डेथ हो जाती है, और बालाजी बाजीराव इस बैटल में पार्टिसिपेंट नहीं है। ये अपनी सेना लेकर अभी मदद लेकर पहुंचते रहते हैं कि ये बैटल क्या होती है? मराठा की डिफीट का इनको न्यूज मिल जाता है, यानी कि मराठा की हार का न्यूज इनको रास्ते में मिलता है। ये सारी बातें हमने लिखी और देखा कि कॉज ऑफ डिफीट, एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा क्यों हारे। तो उसका हमने देखा कि सदाशिवराव ने डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल नहीं किया। कैसे? तो यहाँ के लोकल जो अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला, रूहेला के सरदार रहमत खां, इन सबों को क्या किया? अपने सपोर्ट में नहीं लिया, और वहीं अब्दाली के सपोर्ट में वो चले गए। दूसरी तरफ जो एक तरह से देखा जाए जाट थे, राजपूत थे, सिख रूलर थे, उनको भी सदाशिवराव भाऊ ने अपने सपोर्ट में नहीं लिया, तो वो लोग न्यूट्रल रह गए। अगर सदाशिवराव सबको डिप्लोमेटिकली आपस में मिलकर लड़े होते तो शायद हार ना हुई होती। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था ये मराठों के लिए एक तरह से क्या था? नाइटमेयर, बहुत बुरा सपना था, और ऐसा सपना जो इनको अर्श से यानी कि शिखर से जमीन पर लाकर गिरा दिया। मराठा पावर बहुत मतलब समझिए कि मराठा की जो एक समय तूती बोल रही थी, दिल्ली तक में ये पहुंच चुके थे। हमने देखा ना कि दिल्ली में ये पहुंच चुके थे। भले
मुगल एम्परर हुआ करता था, लेकिन सब कुछ चलता किसके अनुसार था? मराठों के अनुसार चल रहा था। वो मराठे क्या हुए, अहमद शाह अब्दाली से जब हारे तो बुरी तरह से इनकी साख सब कुछ खत्म हुई। तो मराठे अपने बहुत ही मुश्किल फेज में थे इस समय। अब जो अगला, और उसी समय क्या होता है, 1761 में बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है, ये भी हम देखते हैं। तो 1761 में बालाजी बाजीराव के यंगर सन माधवराव क्या होते हैं, पेशवा बनते हैं। इल्डर सन की तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में डेथ हो चुकी रहती है। विश्वास राव की, विश्वास राव जो बालाजी बाजीराव के बड़े बेटे होते, उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो बालाजी बाजीराव के दूसरे बेटे, जिनका नाम है माधव राव, क्या नाम है, माधव राव, ये बनते हैं पेशवा 1761 में। और कब तक रहेंगे, 1772 तक, लगभग 11 साल। तो ये जो 11 साल है, ये मराठों के लिए क्या है। अब देखिए, इस वक्त आप देखोगे तो कोई एक सेंट्रल पावर नहीं है इंडिया में। इस वक्त मराठों की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार होने के बाद कोई भी एक सेंट्रल पावर इंडिया में नहीं है जो सबको डोमिनेट करती हो। जैसे दिल्ली सल्तनत थी, क्या कर रही थी, सबको डोमिनेट कर रही थी, है ना। बाद में क्या है, मुगल सल्तनत आई, तो मुगल्स भी क्या कर रहे थे, सबको डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि अब जो है 1761 से 1762 के टाइम पर भारत में जो मुगल्स हैं उनकी स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है। ये तो हमने देखा, लेटर मुगल्स में पढ़ रखा है। और जो अंग्रेज हैं यानी ब्रिटिशर्स, वो आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन अभी वो सेंट्रल पावर नहीं बन पाए हैं। उन्होंने, हम जब मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे देखेंगे 1740 में उन्होंने फ्रेंच से वॉर किया, उसके बाद टीपू सुल्तान से वॉर होता है, ऐसे कर करके सबके साथ वॉर होता है। और तब जाकर वो सबसे जब जीतते चले जाते हैं, और जब वो बंगाल जीत लेते हैं तब वो एक तरह से कंफर्टेबल। लेकिन हाँ, अभी वो 1764 में बक्सर की लड़ाई भी जीतेंगे। 1757 में वो बंगाल जीत चुके हैं, 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतेंगे, तब वो प्रोमिनेंट पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन अब फिर भी सेंट्रल पावर नहीं बने हैं। अभी भी मराठा और मैसूर वगैरह उनको चैलेंज करने के लिए खड़े रहेगा। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में, ये जो 11 साल का पीरियड है, इस पीरियड में भारत में अभी कोई भी सेंट्रल पावर नहीं है जो सबको कंट्रोल कर रही हो। तो इसमें क्या होता है, माधव राव बहुत ही मतलब एक तरह से रिमार्केबल काम करते हैं और मराठों को फिर से पेशवा के अंडर क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। मराठों की जो खोई हुई ताकत है उसको वापस पाने की पूरी कोशिश करते हैं और लगभग बहुत हद तक सफल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिखिए, माधव राव के बारे में लिखिएगा। देखिए, इन 11 years ही मतलब कौन, माधव राव, ही रिस्टोर्ड द लॉस्ट fortunes of the Maratha Empire. He restored the lost fortune of Maratha Empire. कैसे, तो पहले तो इन्होंने देखिए मराठों को इकट्ठा किया,
बहुत से इनके लीडर्स मारे जा चुके थे, बहुत से इनके चीफ मारे जा चुके थे माधवराव के। लेकिन जो बचे कुचे थे उन सबको क्या किया इन्होंने, पहले अपने अंडर इकट्ठा किया। ठीक, इकट्ठा करने के बाद, सबको यूनाइट करने के बाद इन्होंने पहले निज़ाम, मैंने आपको बताया था ना कि हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क आकर अपनी इस्टेब्लिश कर चुका था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लिखिए, ही डिफीटेड निज़ाम। पहले तो इन्होंने निज़ाम को हराया, वहाँ से कुछ इनको पैसे ट्रिब्यूट वगैरह मिले और कुछ एरिया अपना बढ़ा। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, ही आल्सो कंपेल्ड हैदर अली ऑफ मैसूर टू पे ट्रिब्यूट अब ये क्या है, यहां पर एक नया नाम आ गया, क्या, हैदर अली ऑफ मैसूर। तो हैदर अली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, मॉडर्न इंडिया में। ठीक है ना, हैदर अली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, कि जो देखा जाए तो क्या कहते हैं, साउथ इंडिया में, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, विजयनगर अंपायर पढ़ाया था। ठीक है, साउथ इंडिया में आपको विजयनगर अंपायर मैंने पढ़ाया था ना, और उसमें आपको बताया था मैंने कि विजयनगर अंपायर के जब क्या कहते हैं टूट गया था, विजयनगर अंपायर जब टूट गया था या उसका डिक्लाइन हुआ, तो क्या हुआ, अलग अलग वहां से भी कई ढेर सारे क्या निकले, छोटे छोटे राज्य बन गए, छोटे छोटे राजा अलग अलग अपने प्रांतों के। जैसा नॉर्थ इंडिया में होता था वैसा साउथ इंडिया में भी हुआ। जो उनके फ्यूडेटरी वगैरह थे वो सब क्या बन गए, अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। तो साउथ इंडिया में अब कोई भी एक सेंट्रल बड़ी पावर नहीं थी, जिस तरह से विजयनगर अंपायर बना था। तो विजयनगर अंपायर के डिक्लाइन के बाद कोई अब बहुत बड़ी पावर साउथ इंडिया में नहीं थी। ठीक है, तो उसी विजयनगर अंपायर के एक फ्यूडल थे उडियार्स। क्या थे, उडियार्स। ठीक है, वहां आपको मॉडर्न इंडिया में मैं भी आपको बताऊंगा। तो बस इतना समझ कि उडियार्स फैमिली जो थी, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, वो इस मैसूर वाले एरिया पर अपना राज करते थे। तो आगे चल के क्या हुआ, उन्हीं उडियार के जो आगे के वंशज हुए वो फिर इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो हैदर अली नाम का व्यक्ति उनके यहाँ सेना का एक सिंपल सिपाही, जो अपने आप को प्रोमिनेंट बनाते हुए इतना प्रोमिनेंट हो गया कि ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस मेकर बन गया। और जो उस वक्त के उडियार राजा थे, कृष्ण राजा, उनको एक तरह से पपेट की तरह बना लिया। चेहरा कौन हो गया, राजा है, लेकिन उनको पपेट की तरह यूज कौन कर रहा है, हैदर अली कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हैदर अली प्रोमिनेंट हो गया। और हैदर अली की डेथ के बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का खुद को राजा घोषित करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर उडियार का नाम न लिखकर हैदर अली ऑफ मैसूर लिखवाया गया, क्योंकि जैसे मुगल बादशाह क्या है, सिर्फ देखने के चेहरे हैं, वो काम कौन कर रहे हैं, सारे नॉबल्स। छत्रपति क्या है, सिर्फ चेहरा है, काम कौन कर रहा है, पेशवा। उसी तरह से मैसूर में उडियार फैमिली का राज है, लेकिन सब कुछ कर कौन रहा है, हैदर अली। ठीक है, लेकिन हैदर अली कभी राजा नहीं बना। हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान, इसका बेटा, वो राजा बनता है मैसूर का। तो मराठों ने क्या किया, पहले हैदराबाद के निज़ाम को हराया, उनसे कुछ ट्रिब्यूट वगैरह पैसे वगैरह मतलब लिए, और दूसरी तरफ फिर क्या किया, मैसूर के जो मेन था कौन, हैदर अली, उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से हराया। तो आप देखो, ये देखिए
हैदराबाद के निज़ाम, तो ये तो मैंने आपको बताया था कि पुणे से और मराठा और हैदराबाद की क्या होती थी, बाउंड्री टच होती थी। तो इन्होंने पहले इसको हराया, हैदराबाद के निज़ाम को। और देखिए यहाँ कर्नाटक में ये मैसूर है ना। तो मैसूर जो है, तो यहाँ पर क्या था, टीपू सुल्तान यानी हैदर अली था, यानी उडियार फैमिली। और देखिए यही तो विजयनगर था ना, साउथ इंडिया, ये तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश मिला के यही सब तो था विजयनगर, तेलंगाना, ये इतना बड़ा एरिया तो था विजयनगर का। साउथ में पहले इंपीरियर चोला थे, उससे भी पहले अगर एंशियंट में जाओगे तो फिर वही पांड्य चेरा चोला थे। बाद में फिर हमने इंपीरियर चोला पढ़ा, उसके बाद फिर साउथ में हमने विजयनगर एम्पायर पढ़ा। तो विजयनगर एम्पायर के टूटने के बाद यहाँ मैसूर में थे उडियार, यहीं पर क्या हुआ, हैदर अली प्रोमिनेंट हुआ। और उडियार फैमिली दिखावे के राजा थे, लेकिन चलती किसकी थी, हैदर अली की। तो अब देखिए यहाँ से कृष्णा और तुंगभद्रा वाला जो डोआब है, इसके लिए हमने देखा था कि हमेशा विजयनगर और बहमनी के बीच में फाइट होती रहती थी। तो ये भी मैसूर भी क्या होगा, जब बढ़ेगा तो तुंगभद्रा वगैरह वाले एरिया पर क्या करेंगे, सब कंट्रोल करेंगे। तो जब करेंगे तो इधर से मराठा, इधर से मैसूर, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट में मराठे जीत जाते हैं मैसूर के हैदर अली से। और इन्होंने उसके बदले क्या लिया, हैदर अली से लिया ट्रिब्यूट, कि तुम हमें कुछ हमेशा हर साल आप पैसे देते रहो। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में भी इन्होंने, लिखिएगा, डिफीटेड या ऐसे लिखिए, डिफीटेड नहीं, ऐसे लिखिए, टुक सम कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इंडिया बाई डिफीटिंग किसको, तो लिखिएगा रोहिल्लाज, बाई डिफीटिंग द रोहिल्लाज एंड subjugating the Rajputs। तो इस तरह से इन्होंने नॉर्थ में भी थोड़ा सा अपने आप को मजबूत किया। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर माधव राव का जो टाइम पीरियड था वो मराठों को फिर से इस्टेब्लिश करने में लग गया। ठीक, अब क्या होता है, इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, या कहे बहुत बड़ा काम किया। और काम ये किया कि आपको मैंने बताया था कि एक उनका जो मुगल एम्परर था शाह आलम, वो 12 साल तक दिल्ली आया ही नहीं था। लेटर मुगल में आपको बताया था शाह आलम के बारे में कि वो दिल्ली की गद्दी पर आया ही नहीं, डर के मारे बैठने, बताया था ना। और शाह आलम से अगर आप जाकर देखिएगा नोट्स को तो आपको दिखेगा कि शाह आलम में लिखवाया हूं कि वो 12 साल तक दिल्ली आया ही नहीं, कहाँ बैठा था, बिहार में जाकर। और यही शाह आलम जो बिहार में बैठा तो क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और आलमगीर की डेथ के बाद, आलमगीर सेकंड के बाद शाह आलम बना था सुल्तान, ये आपको बताया है लेटर मुगल्स में। और वहां पर भी लिखवाया है कि शाह आलम को 1772 में मराठों ने दिल्ली में लाकर गद्दी पर बिठाया कि नहीं अब तुम वहां से आओ और दिल्ली की सिंहासन पर, थ्रोन पर बैठो। तो जो वहां लिखवाया है मैंने, री इंस्टॉल्ड बाय द मराठाज, तो उस वक्त मराठों के जो पेशवा थे वो थे माधव राव। तो यहां से अब वहां आप कनेक्ट करके देख लेना। ठीक है,
तो वहां पर जब आप लिख जाओगे तो आपको पता चला कि शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर लाकर री इंस्टॉल किया किसने? मराठों ने। उसके बाद भले अलग बात है कि शाह आलम की हत्या कर दी गई गुलाम कादिर के द्वारा, ठीक है, लेकिन तो वहां पर यह पूछा कि मराठों ने तो इंस्टॉल कर दिया री इंस्टॉल शाह आलम को, लेकिन उस वक्त मराठों का पेशवा कौन था? तो उस वक्त मराठों का पेशवा माधव राव थे। ठीक है, तो लिखिएगा इन 1772 सीई ही मतलब कौन? माधव राव। ही ब्रॉट बैक एम्परर शाह आलम टू दिल्ली। ठीक है। हाँ, एक घटना और घटती है। आपको एक बात मैंने बताई थी कि जो बाजीराव थे उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था मराठा कॉन्फेडरेसी की, बताया था कि उसमें क्या हुए थे? गायकवाड्स थे, सिंधिया थे ना। ये मराठा कॉन्फेडरेसी स्टार्ट हुई थी। जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोंसले थे, इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर में सिंधिया थे और पूना में खुद पेशवा। तो इस तरह से वो ऑटोनोमस कॉन्फेडरेसी उन्होंने शुरुआत की थी। अब जब मराठे वीक हो चुके थे, पेशवा जब वीक हो गए थे, ठीक है, पेशवा जब वीक हो गए थे तो ये जो कॉन्फेडरेसी थी इन्होंने क्या किया? अपने आप को कुछ हद तक इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की। तो कुछ हद तक का मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन सेमी इंडिपेंडेंट ये लोग हो गए। ठीक है, तो लिखिएगा, लेकिन पेशवा अभी भी मिडिल सेंटर में है, सबसे बड़ी पावर, लेकिन ये लोग थोड़ा अपनी दूरी पेशवा से बना लिए। अब पेशवा जिस तरह से कहता था उस तरह के सारे ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी नहीं और पूरी तरह से आपकी बात भी नहीं मानेंगे। तो लिखिएगा डिवीजन ऑफ मराठा किंगडम इनटू सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जैसे सच एज कौन कौन थे? गायकवाड्स। कहां पर थे गायकवाड्स? कहां पर थे? गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। और कौन थे? होलकर। होलकर्स कहां पर थे? तो होलकर्स ऑफ इंदौर। और उसके बाद कौन थे? सिंधिया। सिंधियाज ऑफ कहां के? ग्वालियर। तो ये तीन अपने आप को कुछ हद तक सेमी इंडिपेंडेंट कर लिए, बाकियों ने नहीं किया। भोंसलों ने नहीं किया। जो नागपुर के भोंसले थे वो बहुत नज़दीक थे, उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो दूर वाले जो थे इन लोगों ने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट कर लिया। और 1772 में हो जाती है माधवराव जी की डेथ। तो माधवराव जी की डेथ जब होती है तो अब उसके बाद बनते हैं पेशवा रघुनाथ राव। तो अब लिखिए रघुनाथ राव के बारे में। माधव राव के बाद पांचवें बनेंगे कौन? रघुनाथ राव। ये होंगे 1772 से 1773 सीई। अब देखिए
कि जब माधवराव की डेथ होती है तो अब इसके बाद पेशवा के में आपस में क्या हो जाती है, पावर स्ट्रगल, या यूं कहिए कि कौन बनेगा पेशवा, इसको लेकर आपस में इन लोग की हो जाती है स्ट्रगल कि नहीं मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा। ठीक है, तो उसकी कहानी को अब हम लोग देखते हैं कि रघुनाथ राव, क्योंकि रघुनाथ राव के बाद 1772 से 1774 तक 3 पेशवा आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 3 पेशवा आएंगे। हाँ, तो अब लिखते हैं नेक्स्ट रघुनाथ राव के बारे में।